हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और आज के इस टॉपिक में हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसकी एप्लीकेशन, ये सब हम देखने वाले हैं। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिए। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है फिजिक्स बाय आशीष कपूर। और इससे पहले वाला टॉपिक उसकी यहाँ पे यूज़ होगा, वो टॉपिक है आपका कि टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो टॉपिक नहीं देखा है या नहीं पता है कि टॉर्क कैसे लगता है किसी भी कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में, तो पहले उसे देख लें, उस वीडियो को देख लें, प्लेलिस्ट में जाएं क्लास 12th की और उसे देख लें और उसके बाद में इसे देखें। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी कॉइल मूव कर सकती है। तो आज का टॉपिक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है। थोड़ी सी वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका 12th में। तो मूविंग कॉइल में गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है, रोटेट करती है जब उसके अंदर करंट फ्लो करता है। और गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर और टू डिटेक्ट करंट इन ए सर्किट। किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर की कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। ये एक हॉर्स शू मैग्नेट के नॉर्थ पोल है और अगर हम इसे पूरा बना दें तो ये पूरा स्फीयर की शेप में इस तरीके से आ जाएगा। ये सामने साउथ पोल हो गया, नॉर्थ के सामने हॉर्स शू मैग्नेट का साउथ पोल होता है। आपको पता है हॉर्स शू मैग्नेट कैसी होती है? नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से हॉर्स शू मैग्नेट होती है, नॉर्थ एंड साउथ एक दूसरे के आमने सामने होता है। नॉर्थ से सामने साउथ की तरफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन हमने जानबूझ के इस मैग्नेट को इस तरीके से स्फेरिकल शेप में और सामने वाली मैग्नेट को भी स्फेरिकल शेप में कट कर रखा है ताकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। अब ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। तो उससे पहले आप ये देखो कि इसके अंदर एक ये कोर है, सिलेंड्रिकल कोर है, सॉफ्ट आयरन की कोर है। कोर क्या होता है कि आयरन का एक पीस है, जैसे कि मान लिया ये एक सिलेंड्रिकल मैंने कैप दिखाई है, तो इस कैप की तरह की ये कोर है जो ऐसे रखी हुई है। आप इसका टॉप व्यू देख रहे हो, सामने वाला फेस देख रहे हो, तो इसलिए आपको ये सर्किल दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ। और इस कोर के ऊपर आपने वायर लपेटी हुई है, यानी कि ये कॉइल है और इसी कॉइल में करंट फ्लो करता है। तो ये हो गई आपकी सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन की ही क्यों बनाई जाती है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, बिकॉज सॉफ्ट आयरन को आसानी से हम मैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं या डीमैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं। मैग्नेटाइज्ड करने का मतलब नॉर्थ के सामने इधर अपने आप ही क्या जनरेट हो जाएगा, साउथ, इंडक्शन की वजह से, और साउथ के सामने अपने आप ही क्या जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ। तो आसानी से हो सकता है सॉफ्ट आयरन में, हार्ड आयरन की कंपैरिजन में। तो इसीलिए हम इसे सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं। और नॉर्थ से साउथ की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये रेडियस की डायरेक्शन में है, यानी कि इसके सेंटर की तरफ है इनकी डायरेक्शन। और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये सामने वाली नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये भी रेडियस की डायरेक्शन में है। तो ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रेडियल ही क्यों होता है उसका भी रीजन आपको पता चल जाएगा 2 मिनट में। आप ये देखिए कि ये जो कॉइल है ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। जैसे ये रेक्टेंगल की शेप में होती है कॉइल, एक तरफ से करंट जाता है, आई करंट जाता है और ए इसका एरिया होता है और आई वापस बैटरी में आ जाता है। और मान लिया इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर आप रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो और रेक्टेंगुलर कॉइल की एक्सिस है, एक्सिस जो होती है वो कॉइल के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अगर ये थीटा एंगल बना रही है तो इस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी साइन थीटा। तो यही इसका प्रिंसिपल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कि टॉर्क लगता है
एम बी साइन थीटा, और इस टॉर्क की वजह से ये कॉयल रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, जहां एम क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ कॉयल, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम एन आई ए से डिनोट करते हैं। ये जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, यही क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा क्या है, इसकी एक्सिस, कॉयल की एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है, इसी को हम थीटा से डिनोट करते हैं। तो यहां पर ताकि एंगल हमेशा 90 डिग्री का रहे, इसीलिए हमने ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है इस कॉइल के ऊपर। वो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला वर्क कर रहा है, और ये कॉइल की एक्सिस हो गई, और इसी एक्सिस की डायरेक्शन में हम इसमें एक पॉइंटर लगा के रखते हैं। पॉइंटर यानी कि करंट को मेजर करने के लिए एक नीडल जो होती है, सुई जो होती है, जो घूमती है, ये वो पॉइंटर है। तो ये इस एक्सिस की डायरेक्शन में, तो इस एक्सिस और ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस पे वर्क कर रहा है, दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। कैसे? आपके पास में सपोज ये कॉइल है, इस तरीके से रखी हुई है, और कॉइल की जो एक्सिस होती है, देखो सामने से देखने पर तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, लेकिन आप इसका टॉप व्यू देख रहे हैं, सामने की तरफ से देख रहे हो, इस तरफ से देख रहे हो, ऊपर की तरफ से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये वाली लाइंस दिखाई दे रही हैं। तो ये जो कॉइल है, इसकी एक्सिस जो होगी वो इस कॉइल के बिल्कुल बीचों बीच से जाएगी और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉइल होगी। तो ये एक्सिस इस डायरेक्शन में जनरेट हो गई, और इसी के परपेंडिकुलर जो इसके ऊपर वर्क कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर वर्क कर रहा है, या ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो इस कॉइल के सरफेस के साथ टच होकर आगे जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है। तो ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अगर ये कॉइल रोटेट भी करती है, तब भी आप ये देखो, अगर जैसे ये कॉइल रोटेट करेगी तो एक्सिस इसकी चेंज हो जाएगी, और इस कॉइल के ऊपर वर्क करने वाला मैग्नेटिक फील्ड ये वाले की जगह अब ये वाला वर्क करेगा, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड वर्क करेगा जो इसके सरफेस के साथ टच होगा। तो यानी कि हमेशा एंगल बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी 90 डिग्री। तो इसीलिए हम यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, ताकि हमेशा एंगल बिटवीन एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री रहे। यहाँ थीटा की जगह हम साइन 90 रख सकें। तो यहाँ आप देखो कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए ही यहाँ पर ये स्फीयर की शेप में दोनों पोल्स को कट कर रखा है। साथ ही साथ यहाँ पर ये कोर हमने यूज़ किया है ताकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो। सॉफ्ट आयरन की कोर यूज़ की है हमने। तो जैसे ही इस कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगने की वजह से ये कॉइल रोटेट करेगी। रोटेट करने के बाद में इसकी जो न्यू पोजीशन आ जाएगी पॉइंटर की, वो मान लिया ये हो जाएगी पॉइंटर की न्यू पोजीशन। यहां पर एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है, ये स्प्रिंग लगा रखा है हमने। इस स्प्रिंग का काम होता है कॉइल को वापस अपनी जगह पे लेके आना, क्योंकि कॉइल तो आगे घूम रही है, रोटेट कर रही है। जैसे ही उसमें करंट फ्लो करना हम बंद करवाएंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहिए इसका पॉइंटर। तो उसके लिए हम यहाँ स्प्रिंग लगा के रखते हैं, क्योंकि स्प्रिंग जो है अगर वो एक्स्ट्रा खुलेगा या एक्स्ट्रा बंद होगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, काउंटर टॉर्क लगाएगा। काउंटर टॉर्क का मतलब ऐसा टॉर्क जो वापस आगे जाने वाले टॉर्क का अपोज करेगा और वापस उसे लेके आएगा, वो काउंटर टॉर्क लगाएगा। और वो काउंटर टॉर्क डिपेंड करता है इस एंगल फाई पे। इनिशियल एक्सिस ऑफ कॉइल एंड फाइनल एक्सिस, टॉर्क लगने के बाद में उन दोनों के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है काउंटर टॉर्क। जब वो रोटेट करेगी कॉइल तो जो स्प्रिंग उसे वापस लेके आएगा वो काउंटर टॉर्क जो होता है वो टो डैश इजिकल टू होता है के फाई, जहां फाई क्या है इनिशियल पोजीशन ऑफ और फाइनल पोजीशन के बीच का एंगल है कि कितने डिग्री से ये कॉइल रोटेट करेगी, है ये वो वाला एंगल है। तो पॉइंटर के साथ में हम यहाँ पर एक स्केल, ये स्केल लगा रखी है जो डायरेक्ट करंट को एम्पियर में मेज़र करेगी। तो ये स्केल लगी हुई है। शुरुआत में जहाँ पर पॉइंटर रहता है वहाँ पे जीरो है, जीरो रीडिंग है। उसके आगे एम्पियर में या मिली माइक्रो एम्पियर में ये रीडिंग यहाँ पर गिवन है। तो फाई के फाई काउंटर टॉर्क और ओरिजिनल टॉर्क दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। जिस पोजीशन पे ये पॉइंटर रुकेगा वहां पर बैलेंस कंडीशन हो जाएगी, और इन बैलेंस्ड कंडीशन टॉर्क विल बी इक्वल टू काउंटर टॉर्क। दैट मीन्स एन आई ए बी, ये टॉर्क था ड्यू टू करंट,
और साइन 90, क्योंकि हमेशा एंगल 90 डिग्री है, और काउंटर टॉर्क कितना है के फाई, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू काउंटर टॉर्क, साइन 90 की वैल्यू अगली लाइन में 1 हो जाएगी, आई इज इक्वल टू हो जाएगा के अपॉन एन ए बी इंटू फाई। तो यही फाइनल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आप देखो कि के अपॉन एन ए बी, इसे हम एक कांस्टेंट की तरह लेते हैं और उसे हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, बिकॉज ये सारी क्वांटिटीज़, चाहे वो के हो, चाहे एन हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, वो गैल्वेनोमीटर पे डिपेंड करती है, उसे हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो यहाँ से पता चल रहा है कि आई जो है, करंट जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाई के, यानी जितना ज़्यादा एंगल से ये कोयल रोटेट करेगी, समझ लो उतना ही ज़्यादा इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। फाई जितना ज़्यादा होगा आई उतना ज़्यादा होगा। तो फाई और आई में एक लीनियर रिलेशनशिप है, इसीलिए हम यहाँ पर इस स्केल से हम डायरेक्टली करंट की वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा नीडल एंगल घुमाएगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट होगा। तो हम लीनियर स्केल बना सकते हैं यहाँ पर और डायरेक्ट करंट की वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट टॉपिक में हम मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम देखेंगे और देखेंगे कि उसकी वैल्यू को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ हम गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब टॉपिक्स भी देखेंगे। तो फिलहाल आप देखिए कि सेंसिटिविटी क्या होती है, चलो यहाँ बता देते हैं। सेंसिटिविटी होती है कि अगर थोड़ा सा करंट फ्लो कराने पर गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि वो छोटे से छोटे करंट को भी मेज़र कर सकता है गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर को हम बोलते हैं कि वो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। और अगर नहीं मेज़र कर सकता तो उसकी सेंसिटिविटी कम है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा किसी पॉइंट पर तो उसे आप वीडियो को दोबारा से चला के देखिए या कमेंट कीजिए। थैंक यू।